स्वागत है साथियों आपका ISA स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अजहर नज़ामी और अब तक हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th के बायोलॉजी का बहुत ही खास चैप्टर, जिस पे हम लोग जानते हैं कि माता पिता के गुणों का बच्चों में किस प्रकार से ट्रांसफर होता है। यानी इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं इसमें। और इनहेरिटेंस के जो पीछे काम कर रहा है मॉलिक्यूल, इनहेरिटेंस कराने के पीछे जो भी मॉलिक्यूल काम कर रहा है, उन मॉलिक्यूलों के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि इनहेरिटेंस कराने के लिए मेन मॉलिक्यूल डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग बड़ा डिटेल में जान रहे थे कि डीएनए किस प्रकार से बना हुआ होता है और आरएनए किस प्रकार से बना हुआ होता है। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं साथियों। पहले थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि डीएनए और आरएनए की जो खोज है ये फेडरिक मिस्चर नामक साइंटिस्ट ने 1869 में किया था। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। नाइट्रोजनस बेसेस साथियों दो टाइप के होते हैं। प्यूरीन होता है, एडिनिन और गुआनिन को प्यूरीन कहते हैं। और उसी प्रकार से पायरामाइडिन होता है जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आता है। नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। शुगर ग्रुप 5 कार्बन का होता है और उस 5 कार्बन के शुगर ग्रुप को राइबोज शुगर कहते हैं। आरएनए में केवल राइबोज शुगर होता है, वहीं डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। यानी एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसी वजह से डीऑक्सी कहलाता है। और हम लोग ये भी बात किए थे पिछले लेक्चर में कि डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी डीएनए वाला शुगर ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। इसी वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आरएनए। साथ साथ हम लोग देखे थे कि फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है एक डीएनए में। फॉस्फेट ग्रुप के बारे में हम लोग देखे थे कि H3PO4 से फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप निकाला जाता है और एसिड से निकालने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इसी वजह से डीएनए पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसके बाद हम लोग ये है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों को समझ चुके थे कि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों को मिला देने के बाद जो है न्यूक्लियोटाइड कहलाता था। यानी अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेस यानी एन बेसेस, नाइट्रोजनस बेस एन बेस और इसके साथ अगर शुगर मिला दिया, इसके साथ शुगर को बॉन्डेड से जोड़ दिया, ये कोई शुगर ग्रुप है एस, और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा पूरा। और केवल इसमें से नाइट्रोजनस बेस और शुगर दो ही चीज को अगर जोड़ा तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अगर केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर जोड़ा तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और तीनों को अगर जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया तो हमने न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यानी ये साइड और टाइड का कंफ्यूजन होता है साथियों। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर तो न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर और फॉस्फेट तीनों चीज अगर जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। चलिए तो देखते हैं आगे, हम लोग इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस प्रकार से आखिर डीएनए बना हुआ होता है और किस प्रकार से डीएनए में नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का पूरा चैन बना होता है, उसको हम लोग समझेंगे आगे इस पॉइंट में। देखिए साथियों, मान लिया कि ये कोई नाइट्रोजनस बेस है, ये कोई इस तरह से एन बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, ये कोई नाइट्रोजनस बेस है। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर ग्रुप इस तरह से, एक शुगर ग्रुप इस तरह से जुड़ेंगे। मान लिया कि यहाँ पे शुगर का कार्बन 1 है, C1, C2, C3, C4 और इधर से इस प्रकार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये C5 पांचवा कार्बन। ये पांचवें कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा होता है, P ग्रुप।
ये एक एक चैन का एक स्ट्रक्चर बना, उसी प्रकार ये नाइट्रोजनस बेस किसी दूसरे नाइट्रोजनस बेस से 2 या 3 डबल बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़ा होता है डीएनए के केस में। इस प्रकार से दूसरे नाइट्रोजनस बेस से एन बेस से जुड़ा होता है, और इसका फिर इधर शुगर ग्रुप होता है, इसका इधर शुगर ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप होगा, इधर शुगर और इधर फॉस्फेट ग्रुप होगा। अच्छा, ये नाइट्रोजनस बेस के नीचे मान लिया कि नीचे फिर दूसरी कोई नाइट्रोजनस बेस है, मान लिया यहाँ पे कि ये दूसरी कोई नाइट्रोजनस बेस मान लिया कि एक सेकंड के लिए अगर एडिनिन मान लेते हैं हम लोग, एक एडिनिन दूसरी कोई नाइट्रोजनस बेस है। एडिनिन फिर किस प्रकार से जुड़ा होगा? एडिनिन फिर से इस प्रकार से जुड़ा होगा, ये कार्बन 1 C2 C3 C4 और इधर C5 यहाँ पे ये ऑक्सीजन का, और इधर फॉस्फेट ग्रुप। अब ये दोनों और एक चेक कर लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पे एक गुआनिन ले लिया, एक और नाइट्रोजनस बेसिस गुआनिन ले लिया। अब ये गुआनिन जो जुड़ा होगा, ये गुआनिन कुछ इस प्रकार से C1 C2 ग्लूको C3 C4 और इधर C5, ये गुआनिन को आप देख सकते हैं C5, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप इधर। अब आप समझिए साथियों, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 डेज एंड पे, ये 5 डेज एंड पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये 5 डेज एंड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, अच्छा, इस बॉन्ड को नाइट्रोजनस बेस और ग्लूकोज, यानी नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर के बीच जो बॉन्ड होती है, ये वाले बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। ये वाले बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। और यहाँ से जो देख रहे हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप इधर एक OH ग्रुप होता है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप होता है। इस फॉस्फेट के पास भी एक OH ग्रुप होता है। ये इस फॉस्फेट का H और इसका OH मिलके यहाँ से वाटर रिलीज कर देता है, H2O बाहर की तरफ। अब यहाँ ये वाला ऑक्सीजन, मैं अलग बॉन्ड बना देता हूँ, ये वाला ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाती है। आप समझे साथियों, ये एक एक ऑक्सीजन का इधर फॉस्फोरस के साथ एक बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन का, यानी यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा। उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर, ये चैन लंबा चलता जाता है, और ये एडिनिन एडिनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, यहाँ पे H बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन के साथ जुड़ता है। उसी प्रकार गुआनिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसाइन के साथ जुड़ता है, और फिर इस साइड जो है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। तो ये था साथियों डीएनए या आरएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार है। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की चैन, वो इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन और गुआनिन होगा, और थाइमीन और साइटोसाइन होगा इन केस ऑफ डीएनए, और आरएनए के केस में थाइमीन के जगह पे यूरेसिल होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी डीएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी के, और क्या क्या हम लोग डीएनए के बारे में अब तक जानते हैं, अब तक खोज हो चुकी है उनके बारे में। डीएनए की खोज एफ मिस्चर ने सबसे पहले किया था। डीएनए की खोज एफ मिस्चर ने 1869 में डीएनए की खोज किया था। इन्होंने कहाँ से किया था? पस सेल से।
फर्स्ट सेल से डीएनए की खोज इन्होंने किया, 1869, याद रखिएगा साथियों। डीएनए के बारे में टर्म जो दिया, डीएनए के बारे में जो बताया सबसे पहले, टर्म जो दिया डीएनए, डीएनए टर्म जो दिया वो जैकेसिक्स नाम से साइंटिस्ट ने डीएनए के बारे में बताया। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है और वो कौन कौन से अभी मैंने बात किया, वो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन, थाइमिन और यूरेसिल आरएनए में होता है। ये इतने डीएनए में होता है। डीएनए के बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड में हमें कई 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 साइंटिस्ट ने काम किया, जिसमें से मुख्य रूप से विल्किंस और फ्रैंकलिन ने काम किया। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने काम किया। इन्होंने जो है ना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया इन्होंने, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के मदद से इन्होंने डीएनए को आगे समझने में मदद की। उसके बाद जेम्स वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक वाटसन और क्रिक, इनका डबल हेलिक्स मॉडल बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन किया, डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन किया। डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन किया इन्होंने, जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन किया। और इस एक्सप्लेन करने की वजह से इन दोनों को 1953 में, 1953 ईस्वी में इन दोनों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल प्राइज मिला इन दोनों को इसी काम की वजह से। और उसमें साथ में तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था साथियों 1953 में। एक वाटसन को मिला था, और दूसरे क्रिक को मिला था, फ्रेडरिक क्रिक को, और तीसरा जो है विल्किंस को मिला था साथ में। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का खोज करने के इसमें विल्किंस को मिला था। तो ये तीन लोगों को इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, और दुनिया में सराहा इसको कि इन लोगों ने डीएनए को समझने में बहुत मदद किया। अब आगे समझते हैं साथियों और थोड़ा सा कि डीएनए का जो मॉडल होता है, डीएनए किस प्रकार होता है। तो एक डीएनए के एक डीएनए, जैसे मान लिया कि ये एडेनिन है, ये एडेनिन किससे कनेक्टेड है, ये शुगर से कनेक्टेड है, और ये शुगर किससे कनेक्टेड है, फॉस्फेट से कनेक्टेड है, पी ग्रुप से कनेक्टेड है। अब एडेनिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एडेनिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन से कनेक्टेड होता है, और ये थाइमिन शुगर से कनेक्टेड होगा, और ये शुगर फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्टेड होगा। अब इसी प्रकार जो है, तो दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे मान लिया कि गुआनिन ले लिया, जी। गुआनिन जो है साइटोसाइन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, सी। और इधर शुगर, और इधर फॉस्फेट ग्रुप, इधर शुगर और फिर इधर फॉस्फेट ग्रुप। इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे 5 डेज एंड बचता है, और इधर नीचे की तरफ अगर देखें तो ये 3 डेज एंड कहलाएगा। यानी 5 डेज एंड से 3 डेज एंड की तरफ इसकी पोलरिटी हो गई। ये इसको अगर माना हमने फर्स्ट स्टैंड 1st फर्स्ट स्टैंड अगर माना, तो इसकी पोलरिटी कैसी हो गई, 5 डेज एंड से 3 डेज एंड तक। अच्छा साथियों, फोस्फोरस और सल्फर का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, फोस्फोरस और सल्फर का, इस पूरा कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से इधर, और इस प्रकार से नीचे, ये यहाँ यहाँ पे ये सल्फर से इधर की तरफ फोस्फोरस से कनेक्टेड होगा, और इस तरह से चलता रहेगा। तो इस पूरा पोर्शन को कहते हैं बैकबोन। ये बैकबोन कहलाता है। एनसीईआरटी लिखती है ये बैकबोन की तरह सपोर्टिव काम करता है। ये डीएनए के मॉलिक्यूल को सपोर्ट करता है, इसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 2 H बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन साइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 3 H बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है।
इस प्रकार ये फर्स्ट स्टैंड कहलाता है, तो ये सेकेंड स्टैंड कहलाता है। ये सेकेंड स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कहलाता है। फर्स्ट स्टैंड और सेकेंड स्टैंड, यहाँ पे समझे साथियों कि यहाँ पे पोलरिटी क्या है, 5 डेश एंड से 3 डेश एंड, और इधर जो है तो पोलरिटी उल्टा होगा इसका। यहाँ पे 3 डेश एंड, इधर 5 डेश एंड होगा। यानी डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड का होता है। डीएनए पे अगर बात करें तो ये कैसा होता है, डबल स्टैंड का होता है। दूसरी अगर बात करें तो ये दोनों स्टैंड जो है एक दूसरे से आपस में एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे से। यानी डीएनए का जो मॉडल है वो डबल स्टैंडर्ड का होता है, और दोनों स्टैंड आपस में एक दूसरे से एंटी पैरेलल होता है। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, अच्छा, ये एडेनिन और इस गुआनिन के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसी प्रकार यहाँ पे वंडरवाल फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है। यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन के बीच में वंडरवाल फोर्स होता है। तो अगर डीएनए की स्टेबिलिटी चेक की जाए तो स्टेबिलिटी पे अगर बात करें तो डीएनए का स्टेबल क्यों होता है, तो डीएनए की स्टेबिलिटी होने का जो कारण है वो एच बॉन्ड है, और एच बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। यानी कैसा, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। ये एच बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होने की वजह से डीएनए जो है स्टेबल होता है। इन दोनों की वजह से डीएनए कैसा होता है, स्टेबल होता है। डीएनए स्टेबल होता है इन दोनों की वजह से। तो ये बात साथियों याद रखना है। बाकी स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके डीएनए और आरएनए का। डीएनए और आरएनए दोनों एंटी पैरेलल होता है, और दोनों दोनों जो है, दोनों में एक पोलरिटी अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टैंड की पोलरिटी 5 डेश एंड से 3 डेश एंड, और सेकेंड स्टैंड की पोलरिटी 3 डेश एंड से 5 डेश एंड की होती है। तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ताकि उनका भी अच्छा से अच्छा स्कोर हो। और कंटिन्यू बने रहें हमारे वीडियो में। आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे मिलेगा, स्टेप वाइज आप समझ पाएंगे, और इस चैप्टर को कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया साथियों, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।